हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो से जो चैप्टर अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, मतलब संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। तो आपने जैसे देखा होगा कि पहले बहुत सारी फैमिलीज एक साथ ही रहती थी। दादा परदादा चाचा ताऊ ताई उनके भी बच्चे, पूरा का पूरा परिवार। कभी कभी तो ऐसा होता था कि एक ही परिवार के अंदर 20 30 या 50 लोग भी हो जाते थे और ये सारे के सारे एक ही छत के नीचे रहते थे, इकट्ठे मिलके रहते थे। तो ये थे हमारे भारत में संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिलीज। तो हम उन्हीं में से ही बात कर रहे हैं, जॉइंट हिंदू फैमिलीज की। संयुक्त हिंदू परिवार, वो हिंदू परिवार जो एक साथ इकट्ठे रहते थे। और उसी में से कुछ परिवार ऐसे भी थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी बिजनेस भी करते आ रहे हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड है या महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड है। मतलब जो व्यवसाय पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, या लगा लो कि परिवार के लोग एक साथ मिलकर, एक ही परिवार के लोग एक साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, और वो भी जो हिंदू परिवार वाले, तो उसको हम कह रहे हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के इस चैप्टर के अंदर हमको क्या क्या स्टडी करने को मिलता है। हमको सबसे पहले कुछ कॉमन टर्म्स यूज़ करने को मिलेंगी, कुछ बेसिक छोटी छोटी बातें जो चैप्टर में हमको बार बार देखनी पड़ेंगी। फिर हम देखेंगे कि जॉइंट हिंदू फैमिली, इसका मीनिंग क्या है। फिर ये स्कूल ऑफ हिंदू लॉ क्या है। फिर हम ये देखेंगे कि ये जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, इसका मीनिंग क्या है। फिर ये इसकी फॉर्मेशन कैसी होती है, इसके फीचर्स क्या हैं, इसकी क्या मेरिट्स हैं, इसकी क्या लिमिटेशंस हैं। बट ये वाला जो टॉपिक है स्कूल ऑफ हिंदू लॉ का, ये टॉपिक हम थोड़ा लास्ट में देखने वाले हैं। इसमें हम मिताक्षरा और दया भाग को स्टडी करेंगे, बट बाकी का टॉपिक हम थोड़ा सा सीक्वेंस में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी कॉमन टर्म्स। जैसे सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कर्ता। अब जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के मामले में हम कर्ता किसको बोल रहे हैं। कर्ता मतलब परिवार का मुखिया। मुखिया बोले तो जिसकी एज सबसे ज़्यादा होगी, सीनियर मेंबर लगा लो परिवार का, उसको हम बोलेंगे कर्ता। ये कर्ता पूरे परिवार का जो हमारा बिजनेस है उसके ऊपर इसका मेन होल्ड होता है, पूरा कंट्रोल होता है, सारे डिसीजंस इसके अकॉर्डिंग ही होते हैं। इसकी कर्ता की लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होती हैं। फिर हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। लगा लीजिए कि हमारी पैतृक संपत्ति, जैसे आपके घर में भी देखा होगा ना कि आपके परदादा या दादा से आपको जो प्रॉपर्टी हासिल होती है, या आपके दादा या परदादा की बनाई हुई जो भी प्रॉपर्टी है, उसको हम बोलते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या, परिवार के जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सबका बराबर अधिकार होता है, दैट इज पैतृक संपत्ति। फिर हमारा आ रहा है कोपेंसरस। इसको हम क्या बोलते हैं, कोपासनर। यस, ये कोपासनर क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपका पहले से संयुक्त हिंदू परिवार है, अब उसमें किसी मान लो एक नए मेंबर का जन्म हो गया, किसी बच्चे का जन्म हो गया। अब उस बच्चे के जन्म होते ही क्या होगा, उसको परिवार की प्रॉपर्टी में ऑटोमेटिकली हिस्सा मिल गया। तो ये जो नया मेंबर पैदा हुआ है उसको हम बोलेंगे कोपासनर। तो ये हुआ इस अधिकार, प्रॉपर्टी में अधिकार लेने का। ये जब भी बड़ा होगा अपनी प्रॉपर्टी में अपने हिस्से की कभी भी डिमांड कर सकता है। तो ये है कोपासनर। कोपासनर कौन, एन इंडिविजुअल who's born in the HUF has a legal right over his ancestral property, जिसका पैतृक संपत्ति के ऊपर बराबर का अधिकार है बाकी के मेंबर्स की तरह। तो ये छोटी छोटी टर्म्स है जो आपको बार बार स्टडी करने को मिलेंगी। अब हम चलते हैं हमारे चैप्टर की ओर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जॉइंट हिंदू फैमिली का मीनिंग क्या है। कहता है कि हिंदू कानून के अनुसार जॉइंट हिंदू फैमिली का मतलब एक ऐसे पर्सन्स का ग्रुप जो एक ही वंशज के हैं या एक ही पूर्वज के हैं। जैसे आपने देखा आपके दादा के 4 बच्चे और उन 4 बच्चों के भी नीचे मान लो अभी और 20 बच्चे, तो ये सारे एक ही वंशज से हैं, एक ही पूर्वज की औलादे हैं। तो उसको हम कह सकते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली। तो मतलब एक ऐसे पर्सन्स का ग्रुप जो एक ही पूर्वज की औलादे हैं या संतानें हैं। तो इसके अंदर हम जो हमारा जो हिंदू कानून है उसके अकॉर्डिंग हम जॉइंट हिंदू फैमिली में अनमैरिड डॉटर्स और वाइफ्स की भी बात कर रहे हैं। जो पत्नियां होती हैं, वाइफ्स, उनको भी हम इंक्लूड करके चल रहे हैं। तो ये जॉइंट हिंदू फैमिली का जो बेस है ये 2 बातों पे डिपेंड करता है। ये 2 बातें क्या हैं, ये 2 टॉपिक क्या है, हम थोड़ा सा इसको लास्ट में स्टडी करेंगे। बट फिलहाल अभी हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की ओर। अभी हम देखते हैं कि हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मीनिंग क्या है। अभी हमने क्या डिस्कस किया था, जॉइंट हिंदू फैमिली का मतलब क्या है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं जॉइंट हिंदू फैमिली
बिजनेस का मतलब क्या है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या लिखा हुआ है, व्हेन ए बिजनेस एंटरप्राइज इज रन बाय द पीपल बिलोंगिंग टू सेम फैमिली। एक ही परिवार के कुछ लोग आपस में मिलकर किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज को चला रहे हैं और उस बिजनेस को रन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फैमिली बिजनेस। और इसी फैमिली बिजनेस को इन्होंने क्या नाम दिया है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। मतलब एक ही परिवार के कुछ लोग एक बिजनेस को चला रहे हैं, सब मिलकर चला रहे हैं, तो इसको हम बोल रहे हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब बात आती है कि इस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर अथॉरिटी किसके पास होती है, कंट्रोल करने की अथॉरिटी किसके पास होती है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, जो फैमिली का कर्ता होगा, जो सीनियर मेंबर होगा, जिसकी एज सबसे ज़्यादा होगी, उसी को हम कर्ता कहने वाले हैं। तो कर्ता के पास पूरी की पूरी अथॉरिटी होती है, वो किसी से चाहे लोन ले या किसी पार्टी के साथ डील करे या फाइनल डिसीजन ले, कर्ता के पास फुल अथॉरिटी होती है। और कर्ता की जो लाइबिलिटी होती है वो होती है अनलिमिटेड। अब बात करते हैं कि हमारी फैमिली के बाकी के मेंबर्स, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बाकी के मेंबर्स, यस, जॉइंट हिंदू फैमिली के बाकी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो होती है लिमिटेड। बट उनकी जो प्रॉपर्टी में हिस्सा होता है वो भी बराबर होता है। वो कभी भी चाहे तो प्रॉपर्टी में अपने हिस्से की डिमांड भी कर सकते हैं, बट वो कभी अपने प्रॉफिट और लॉस की हिस्से की डिमांड नहीं कर सकते। और उनको परिवार के कर्ता या मुखिया की गाइडेंस में ही काम करना होता है। तो कर्ता और बाकी के मेंबर्स में डिफरेंस क्या हुआ, कर्ता के हाथ में पूरा कंट्रोल है, बाकी के मेंबर्स उसके कर्ता की गाइडेंस में काम करते हैं। कर्ता की जो लाइबिलिटीज होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, बाकी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटीज क्या होती है, लिमिटेड होती हैं। तो ये दोनों बातें आपके सामने लिखी हुई हैं। तो इस प्रकार के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में पाए जाते हैं। और इस प्रकार के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन एस्टेब्लिश करते हैं, हिंदू फैमिलीज ही करती हैं। और ये हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग, जो हिंदुओं का जो कानून है उसी के अकॉर्डिंग ये बिजनेस चलता है। अब हम बात करते हैं कि ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की फॉर्मेशन कैसी होती है, बनता कैसे है। तो इसमें कम से कम 2 मेल मेंबर्स का होना बहुत जरूरी है। उनकी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जो पैतृक संपत्ति है, वो भी होनी बहुत जरूरी है। तो उसके अंदर उसके मेंबर्स होते हैं, जितने भी मेंबर्स होते हैं उनका उसमें इक्वल ओनरशिप होती है। और अगर परिवार में किसी भी बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसको हम एक नया मेंबर काउंट करते हैं। और नए मेंबर के आने के ऊपर मैंने आपको क्या बताया था, उसकी उसमें बराबर की हिस्सेदारी बन जाती है बाकी के मेंबर्स की तरह। फिर अब किसी को मेंबर बनना हो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट करने की नीड नहीं होती, सिर्फ जन्म लेना ही काफ़ी है। तो जैसे ही मान लो किसी नए मेंबर का जन्म होता है तो ऑटोमेटिकली वो उसमें मेंबर बन जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट करने की कोई नीड नहीं होती, ज़रूरत नहीं होती कॉन्ट्रैक्ट करने की। अब बात आती है कि इसके फीचर्स क्या हैं। ये बात मैंने आपको पहले बताई थी कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के केस के अंदर जो हिंदू लॉ है उसके अकॉर्डिंग ही सबकी राइट्स और ड्यूटीज़ फिक्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंग ही बिजनेस चलता रहता है। मैनेजमेंट कौन करता है, कर्ता करता है। बिजनेस का जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का जो मुखिया होता है वो सीनियर मेंबर होता है, उसको मुखिया बोलते हैं, मैनेजर बोल लो, कुछ भी कह लो। बाकी के जो भी मेंबर्स होते हैं उनको कर्ता के अकॉर्डिंग ही काम करना होता है। बिजनेस के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट किसी ने भी करने हैं तो कर्ता ने अगर वो डिसाइड करना है तो खुद डिसाइड कर सकता है। बाकी के मेंबर्स को अगर कोई डिसीजन लेना है, कोई किसी से हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो उससे पहले कर्ता से हमें परमिशन लेनी होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। मेंबर्स की जो लाइबिलिटीज होती है वो लिमिटेड होती हैं। मेंबर्स की जो पर्सनल प्रॉपर्टीज होती है वो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। बिजनेस के अंदर जो कर्ता की जो लाइबिलिटी होती है वो कौन सी होती है, अनलिमिटेड होती है। और कर्ता की पर्सनल प्रॉपर्टी को हम यूज़ कर सकते हैं किसमें, बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने में। इस टॉपिक का कहने का मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। अब बिजनेस में मान लो कोई लॉस हो गया तो उस लॉस को पूरा करने के लिए अगर कर्ता की प्रॉपर्टीज़ अगर सेल भी करनी पड़े तो सेल की जा सकती हैं, बट बाकी मेंबर्स के मामले में ऐसा नहीं होगा। इसीलिए कर्ता की जो लाइबिलिटीज़ होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। मेंबर्स की लाइबिलिटीज़ सिर्फ उतनी होती है जितना उनका हिस्सा होता है, तो वहाँ तक उनकी लाइबिलिटीज़ होती हैं। तो मेंबर्स की लाइबिलिटीज़ लिमिटेड, कर्ता की लाइबिलिटीज़ अनलिमिटेड।
परमानेंट एग्जिस्टेंस होता है, ये बात तो आपको पता है कि इस प्रकार का बिजनेस पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। एक पीढ़ी गई, अब पोते संभाल लेंगे, फिर उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे, तो ये बिजनेस कंटिन्यू चलता रहता है। ये बात मैंने आपको बताई थी। मेंबरशिप बाय बर्थ, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उसको मेंबरशिप मिल जाती है, कॉन्ट्रैक्ट तो हमको अलग से नहीं करना पड़ता। मेल मेंबर्स ही होने चाहिए, बट कुछ केसेस में हम फीमेल को भी मेंबर बना सकते हैं। इन दैट केस, अगर किसी केस के अंदर उस महिला के पति की मृत्यु हो चुकी है या परिवार के अंदर कोई भी मेल मेंबर नहीं है, तो फीमेल को भी हम उस परिवार का मेंबर बना सकते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के केस में रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं होती, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी नहीं करनी होती, बिजनेस आप चला सकते हो। मेरिट्स, फ़ायदे क्या है? इस प्रकार के बिजनेस को स्टार्ट करना इजी है, बातें सीक्रेट रहती हैं क्योंकि फैमिली के अंदर ही बातें हैं, बाहर तो बातें नहीं जाएंगी, तो बातें सीक्रेट रहती हैं। कर्ता का कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट कंट्रोल रहता है, उसको कस्टमर्स के बारे में, कस्टमर को क्या पसंद है, क्या एटीट्यूड है, क्या फैशन है, सब पता होता है। और कर्ता ही सारे बिजनेस की प्लानिंग भी कर लेता है, मेंबर से भी डिस्कस कर लेता है वैसे, बट फाइनल डिसीजन फिर भी कर्ता का होता है। कर्ता फाइनल डिसीजन करता है, तो कर्ता को किसी और के साथ डिस्कस करने की वैसे नीड नहीं होती, पर फिर भी हम डिस्कस तो करते ही हैं। जैसे घर में हमारे पापा हैं, कोई भी फाइनल डिसीजन लेना है वो लेते हैं, बट फिर भी बाकी के लोगों से तो डिस्कस करते ही हैं। तो ऐसा ही करता है, कर्ता का फाइनल डिसीजन होता है, बट फिर भी अगर वो डिस्कस करना चाहते तो सबसे डिस्कस कर सकता है। डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द एफर्ट एंड कंसिडरेशन, अब कर्ता को पता है कि मेरी लाइबिलिटीज अनलिमिटेड है, नुकसान हो गया तो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टीज भी चली जाएंगी, तो कर्ता क्या करता है, अपना मैक्सिमम एफर्ट करता है, प्रॉफिट के ऊपर उसका पूरा अधिकार होता है, और इसलिए यही बात उसको मोटिवेट करती है, इसलिए वो हार्डवर्क करता है, अपना हर काम में 100% भी देता है। कौन? कर्ता, परिवार का मुखिया। अगली बात, एडवांटेज ऑफ इनशेटेबल क्वालिटी। अब इसके अंदर मैंने आपको देखा कि बिजनेस पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, फैमिली कंटिन्यू चलती रहती हैं, हम परिवारों के पैटर्न्स को फॉलो करते रहते हैं और इसका फ़ायदा हमको मिलता रहता है। अब कोई बिजनेस आपके चलाया था आपके पूर्वज ने, आपके दादा ने, तो उसने जो गुडविल कमाई थी, उसने जो नाम कमाया था, उसका नाम, उसका फ़ायदा आपको मिल रहा है। जैसे इंडिया में समझ लो कि MDH मसाले स्टार्ट किसने किया था, उसका फ़ायदा उसकी नीचे वाली पीढ़ियों को भी देखना लाइफ टाइम तक मिलने वाला है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये बिजनेस चलता रहता है, रेपुटेशन किसी ने कमाई, नाम किसी ने कमाया, फ़ायदा नीचे लोगों को होता रहता है, उसके बच्चों को, पोते को, नाती नातियों को, सबको होता रहता है फ़ायदा। इसकी डीमेरिट्स क्या है? लिमिटेशन, लिमिटेड रिसोर्सेज। अब परिवार के अंदर सोच के देखो, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, इसलिए ये बाकी के बिजनेस से ज़्यादा कंपटीशन नहीं कर सकते और ये प्रॉब्लम भी बन जाती है, बिजनेस का ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाता और हम बड़े स्केल पर बिजनेस भी नहीं खड़ा कर पाते। अब मान लीजिए किसी परिवार के अंदर 10 ही लोग हैं, तो 10 लोगों की प्रॉपर्टीज लिमिटेड तो होगी, पैसा भी तो लिमिटेड होगा, तो पैसा लिमिटेड है तो क्या आप दूसरे बिजनेस को कम्पीट कर सकते हो? बड़े लेवल पर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो? नहीं। बिजनेस की डेवलपमेंट हो सकती है? नहीं। तो ये प्रॉब्लम्स है छोटी छोटी। लिमिटेड, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कर्ता की लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है, इसीलिए इसी प्रभाव में आकर वो डिसीजन लेने में डिले करता है, क्योंकि उसको पता है कि नुकसान हो सकता है, तो वो बहुत सोचता समझता है, बहुत ध्यान से लेट डिसीजन लेता है। डोमिनेंस ऑफ कर्ता, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की सबसे बात क्या है कि सबको मिलजुल कर काम करना होता है, बट मेन पावर किसके हाथ में होती है? कर्ता के हाथ में। परिवार का बाकी का कोई भी मेंबर कर्ता से बिना पूछे फाइनल डिसीजन नहीं ले सकता, इसलिए कभी कभी लड़ाई झगड़े होने की संभावना भी रहती है। अभी तुमने हमसे पूछा नहीं, फाइनल डिसीजन तू ही लेता है, हमारी भी कोई राय ले लिया करो, तो ये लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। कर्ता ज़्यादा भारी रहता है मेंबर्स के ऊपर। जैसे घर में पापा ने, हमारे फादर ने किसी से डिस्कस नहीं किया, फाइनल डिसीजन खुद कर दिया, तो ऐसा होता है कभी कभी। फिर लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, सारे फाइनल डिसीजन किसने करने हैं? कर्ता ने करने हैं, तो उसके पास कितनी मैनेजर स्किल होगी? क्या सारे काम खुद कर सकता है क्या? तो मैनेजमेंट के जो स्किल्स होते हैं उसके पास भी लिमिटेड होते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी बिजनेस में नुकसान भी हो जाता है, बिजनेस हमको बंद भी करना पड़ जाता है। लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम द मेंबर्स, अब आपको मैंने पहले ही बता दिया कि सारे मेन डिसीजंस, फाइनल डिसीजन कर्ता के होते हैं, तो इसी वजह से मेंबर्स को ये रहता है भाई मेरे बोलने से क्या फ़ायदा, मेरे सजेशन देने से क्या फ़ायदा। तो मेंबर कभी कभी कोप अप नहीं करता, सामने वाले को सहयोग ही नहीं करते, वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने में लगे रहते हैं। बाकी के मेंबर्स इस बात की कोई टेक केयर नहीं करते कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की भी प्रॉपर्टी को इंक्रीज करना है, बल्कि बाकी के मेंबर्स क्या करते हैं? खुद की प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने में लगे रहते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? जॉइंट हिंदू फैमिली का क्या मतलब है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का क्या मतलब है, कर्ता कौन होता है, इसके
जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की क्या फीचर्स हैं, क्या मेरिट्स हैं, क्या लिमिटेशंस हैं। अब मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जो टॉपिक मैंने स्टार्टिंग में स्किप कराया था, आपको स्टार्टिंग से छुड़वाया था। क्या कह रहा था मैं, जॉइंट हिंदू फैमिली की जो बेस है वो दो टॉपिक पे डिपेंड करती है। पहला टॉपिक क्या, सभी का इट। अब इसका क्या मतलब है, ये कोपासनरी, तो इट मीन्स ए कॉमन प्रॉपर्टी, कॉमन ओनरशिप इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। इसका क्या मतलब है, कोपासनरी का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो परिवार की जो हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें सभी का कॉमन ओनरशिप होता है। जितने भी मेंबर्स होते हैं ना परिवार का, सभी का बराबर की हिस्सेदारी होती है। और ये अधिकार मिलता कैसे है, ये अधिकार मिलता है कॉन्ट्रैक्ट से नहीं मिलता, ये मिलता है जन्म से। ये बात मैंने आपको बताई थी, परिवार में जैसे एक बच्चे का जन्म हो जाएगा उसको उसमें अधिकार मिल जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट करने की नीड नहीं होती। जैसे ही कोई बच्चे का जन्म होगा वो ऑटोमेटिकली अपने मेंबर बन जाता है, ठीक है, जन्म लेते ही। तो जो मेंबर बनेगा तो उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, उस पर्सन को बोलते हैं कोपासनर। यस, इन्होंने लिखा हुआ है ना यहाँ पे, देखो क्या बोलते हैं, कोपासनर। और दिस इंडिविजुअल कैन ऑल्सो आस्क फॉर द डिवीजन ऑफ द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। और ये जो नया मेंबर है या जितने भी मेंबर्स होते हैं परिवार में, ये कभी भी अपने हिस्से की डिमांड कर सकते हैं, दे भाई मेरा हिस्सा दे, मेरे को प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा चाहिए। तो ये क्या टॉपिक था, इसका मतलब था सहभागिता, मतलब परिवार के जितने भी मेंबर्स होते हैं सबका प्रॉपर्टी के अंदर कॉमन ओनरशिप होती है, सभी बराबर के हिस्सेदार हैं और कभी भी अपने प्रॉपर्टी में अपने हिस्से की डिमांड कर सकते हैं। और मेंबर बनने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं होती, जैसे ही आपका जन्म हुआ आपका प्रॉपर्टी के अंदर आपका हिस्सा पैदा हो गया, आप मेंबर बन गए, कॉन्ट्रैक्ट करने की नीड ही नहीं है। फिर कॉमन प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉ ए हिंदू फैमिली जॉइंट फैमिली गेट्स रिकॉग्नाइज। अब हम एक हिंदू जॉइंट फैमिली की पहचान अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली के फॉर्म में कम कर सकते हैं when the family possesses a property that is used for the welfare of the all members of the family। यहाँ पर ध्यान से समझना क्या कह रहा है, कहता है कि हिंदू जॉइंट फैमिली को हम अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली कब कह सकते हैं, जब परिवार के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी हो जो मेंबर्स, परिवार के सभी मेंबर्स के कल्याण के लिए यूज़ हो, सबके फायदे के, सबके वेलफेयर के लिए यूज़ हो। मतलब हिंदू संयुक्त परिवार को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के रूप में उस वक्त मान्यता मिलती है जब परिवार के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी हो जिसका प्रयोग फैमिली के सभी मेंबर के फायदे के लिए हो। अब इस कॉमन प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा, कॉमन प्रॉपर्टी में हमारी पैतृक संपत्ति जो हमको पूर्वजों से मिली है, या पैतृक संपत्ति की हेल्प से हमने कोई नई प्रॉपर्टी बना ली तो वो भी कॉमन प्रॉपर्टी में आएगी। या तीसरी बात, हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी जिसको पैतृक संपत्ति मान लिया गया हो, फैमिली की प्रॉपर्टी मान लिया गया हो, तो इसको हम कॉमन प्रॉपर्टी कह सकते हैं। मतलब कॉमन प्रॉपर्टी के अंदर तीनों चीज़ें आ गई, या तो पूर्वजों से जो प्रॉपर्टी मिली पैतृक संपत्ति, या पैतृक संपत्ति की हेल्प से हमने कोई नई प्रॉपर्टी क्रिएट की, या हमारी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी जिसको हमने परिवार की प्रॉपर्टी मान ली। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें किस में आएंगी, कॉमन प्रॉपर्टी में। बट अब हम देख लेते हैं कि इंडिया में स्कूल ऑफ हिंदू लॉ क्या है। हमारे पास दो चीज़ें हैं और ये टॉपिक हमारे एग्जाम में भी आ जाती है, बहुत ध्यान से देखना। पहला है मिताक्षरा, सेकंड है दयाभाग। मिताक्षरा एक ऐसी कम्युनिटी है जो असम, बंगाल और ओडिशा के कुछ पार्ट्स को छोड़कर पूरी इंडिया में पाई जाती है। इस कम्युनिटी में मतलब मिताक्षरा में क्या होता है, जैसे ही परिवार में एक बच्चे का या बेटे का जन्म होता है तो उसको परिवार की प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने का इक्वल राइट मिल जाता है पैतृक संपत्ति के अंदर। तो जैसे ही वो बड़ा होगा तो वो अपनी प्रॉपर्टी में हिस्से की डिमांड भी कर सकता है। और इस प्रकार की मिताक्षरा जो कम्युनिटी है, मिताक्षरा कम्युनिटी के अंदर क्या होता है, सभी मेंबर्स की जो हिस्सेदारी होती है वो अनसर्टेन होती है, अनिश्चित होती है। फॉर एग्जांपल परिवार में पहले 4 लोग थे, 2 बच्चे पैदा हो गए, बाकी मेंबर्स की प्रॉपर्टी कम हुई या ना हुई, कम हो गई। या परिवार में मान लो 7 लोग थे, 7 में से 3 की डेथ हो गई, तो 3 की प्रॉपर्टी किसको मिल गई, बाकी 4 को मिल गई। तो इसलिए परिवार के अंदर मिताक्षरा के अंदर क्या होता है, परिवार के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो अनसर्टेन होती है, अनसर्टेन होती है। प्रॉपर्टी कभी इंक्रीज भी हो सकती है, कभी डिक्रीज भी हो सकती है। तो मिताक्षरा क्या, एक ऐसी कम्युनिटी जो असम, बंगाल और इंडिया के कुछ पार्ट्स को, ओडिशा के
कुछ पार्ट को छोड़कर बाकी की इंडिया में पाई जाती है। बेटे का जन्म होते ही उसका प्रॉपर्टी में हिस्सा होता है, बड़े होने के बाद कभी भी प्रॉपर्टी में हिस्से की डिमांड कर सकता है, और परिवार के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी में जो उसकी हिस्सेदारी होती है वो अनिश्चित होती है, कभी भी इंक्रीज हो सकती है, कभी भी डिक्रीज हो सकती है, क्योंकि किसी भी पर्सन की मेंबर की जन्म हो गया या किसी की डेथ हो गई, इस वजह से। अब दया भाग क्या है? दया भाग एक ऐसी कम्युनिटी है जो असम, बंगाल और ओडिशा के कुछ पार्ट्स में पाई जाती है। इसमें सन डज नॉट गेट एनी राइट, इसमें एक बेटे को राइट अधिकार नहीं मिलता प्रॉपर्टी में जन्म होते ही। मिताक्षरा में क्या था? जन्म लेते ही अधिकार मिल जाता है, बट दया भाग में जन्म लेते ही बेटे को अधिकार नहीं मिलता। जब तक पिता फादर जिंदा है तब तक प्रॉपर्टी के अंदर अधिकार, कंप्लीट ओनरशिप किसकी रहती है? पिता की रहती है, फादर की रहती है। एक बेटे को अपनी प्रॉपर्टी में अधिकार मिल सकता है ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर। अगर पिता की मृत्यु हो जाती है, पिता की मृत्यु होने के बाद उसको प्रॉपर्टी में अपना अधिकार मिल जाता है। तो दोनों में फर्क क्या है मिताक्षरा और दया भाग में? मिताक्षरा में प्रॉपर्टी में अधिकार जन्म लेते ही मिल जाता है, दया भाग में अधिकार पिता की मृत्यु के बाद ही मिलता है। तो डेफिनेटली ये चैप्टर बहुत इजी था। इस चैप्टर के अंदर हमने बहुत सिंपल से और बहुत इजी लैंग्वेज में टॉपिक्स को स्टडी किया है। अगर आपके पास वीके पब्लिकेशन की बुक है तो उसको आप देख सकते हैं, तो उसमें से सारा कंटेंट लिया गया था, तो उसको भी आप चाहें तो स्टडी कर सकते हैं।